इंटरेस्ट रेट्स जब गिरते हैं तो किसी भी निवेशक का इंक्लिनेशन टू इन्वेस्ट इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट्स कम होता है, और कहीं ना कहीं ये पैसा घूम फिर के थोड़ा सा स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट्स की तरफ जाता है। तो जहां तक हम मोर्टेलिटी की बात करते हैं, जिससे कि मेरा मायने है कि 10 में से 7 या 8 कंपनीज को कहीं ना कहीं लड़खड़ा के नीचे गिर जाना बजाय के ऊपर की तरफ को बढ़ना, तो ऐसा मोर्टेलिटी की अगर हम डेफिनेशन रखें तो मोर्टेलिटी सबसे ज्यादा स्मॉल कैप क्षेत्र में देखने को मिलती है। हमेशा याद रखिए, वोलेटाइल टाइम्स में लगाया हुआ पैसा कहीं ज्यादा मुनाफा देता है कंपेयर टू नॉर्मल टाइम्स में लगाया हुआ पैसा। और गुड टाइम्स में लगाया हुआ पैसा भले ही आपको आज कंफर्ट जरूर दे, लेकिन ओवर अ 5 और 10 ईयर पीरियड वो निवेश के मामले में सबसे कम रिटर्न्स जनरेट करता है। और इसीलिए म्यूचुअल फंड एक बहुत बढ़िया विकल्प है। जहां तक म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियोज का सवाल है, मैं समझता हूं अगेन ये एक ऐसा एक प्रोडक्ट है जहां पे एक्सपेंस रेशियो सबसे कम रहते हैं। सेबी की अच्छी खासी एक बहुत जबरदस्त पकड़ है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर, तो बहुत सेफ भी है ये इंडस्ट्री। आपका पैसा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर सेफ है। तो इन सब फैक्टर्स को सामने रखते हुए अगर आप नियमित रूप से स्टार्टिंग फ्रॉम एन अर्ली एज निवेश करते चलेंगे तो जरूर आपको 60 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उससे पहले भी हो सकता है कि आप अपने गोल्स को रीच कर पाए, लेकिन इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आपको नियमित रूप से अनुशासन के साथ हर माह हर महीने आपको निवेश करते रहना है। यू हैव टू रिड्यूस द एक्टिविटी। एक अंग्रेजी में एक कहावत है, मार्केट इज डिजाइंड टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम द एक्टिव इन्वेस्टर टू द पेशेंट इन्वेस्टर। पेशेंट, धीरज, धैर्य, इसका मार्केट में एक अच्छा खासा अभाव है। आप अगर पेशेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं तो मैं समझता हूँ आप अपने लिए बहुत बढ़िया एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव समवन वेरी रिनाउंड फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। आज हमारे साथ हैं मिस्टर अजय त्यागी, हु इज द हेड ऑफ इक्विटीज एट यूटीआई एसेट मैनेजमेंट। Mr. Ajay Tyagi joined UTI in the year 2000 and has successfully carried out various roles and responsibilities across equity research, offshore funds, as well as domestic onshore funds. He has won many awards and accolades for his performance both domestically and globally. Mr. Ajay Tyagi presently manages UTI Asset Management's flagship equity scheme in India and is also the investment advisor to UTI International's range of India dedicated offshore funds. Mr. Ajay Tyagi is a CFA charter holder from the CFA Institute USA and also holds a master's degree in finance from Delhi University. Okay, hello friends and welcome back to Mutual Funds Ki Baat. Thank you so much for joining us again this week. And thank you so much for giving us so much love in the last few weeks, few months, few years for, by listening to all our podcasts and, giving us so many comments. So thank you for that. तो आज हमारे साथ अजय जी हैं, अजय त्यागी, हु इज द हेड ऑफ इक्विटी फॉर यूटीआई म्यूचुअल फंड। ये हमारे साथ पहले भी एक बार ज्वाइन कर चुके हैं and we had some wonderful views on this particular episode. So we are totally expecting कि इस particular episode में भी आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा अजय जी से। So Ajay, firstly, thank you so much for coming in again, and हम बहुत ज़्यादा excited हैं आपको लेके, so thank you so much for giving us your time. Thank you for calling us, Namrata. थैंक यू अजय। सो एज यू नो कि हम सबसे पहले थोड़ा ना इकोनॉमी से रिलेटेड डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमेशा ये हमारे इन्वेस्टर्स को स्ट्रेस तो रहता ही है कि मार्केट गिरी तो मेरे पोर्टफोलियो का क्या होगा, मेरी इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा। अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस फेड जो है वो शायद अर्ली सितंबर में रेट्स कट करेगा। तो ये टेंशन है कि शायद इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन मार्केट पे भी इम्पैक्ट होने वाला है। तो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि इस मूव से इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, इंटरेस्ट रेट रिडक्शन के दो पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू है कि उसका ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ता है। और बहुत स्वाभाविक है, अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर एक नेगेटिव असर पड़ता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए
अगर आपके पड़ोस में कोई नया एयरपोर्ट बन रहा है और उस एयरपोर्ट की टोटल जो मैं कह सकता हूँ ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो करीबन 100 करोड़ है, जाहिर बात है वो बैंक से फाइनेंस होगा। अगर इंटरेस्ट रेट्स 8% हुए तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कम पड़ती है और देयरफॉर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ के 10 या 11% हो गए तो ओवरऑल फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ती है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी बढ़ता है। तो ये बहुत सरल चीज है कि जैसे ही ब्याज दरें गिरती हैं, इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। इसका दूसरा पहलू है बाजारों के ऊपर। और बाजारों में भी देखा गया है कि जब इंटरेस्ट रेट्स में गिरावट आती है, इक्विटी बाजार जो है वो एक उनके लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन उनको मिलती है। और इसमें भी एक बहुत सिंपल लॉजिक यही है कि मान लीजिए आपके पास दो विकल्प हैं, जैसे कि मैं कह सकता हूं कि या तो आप अपना पैसा बैंक डिपॉजिट में डाल सकते हैं या फिर इक्विटी बाजारों में डाल सकते हैं। अगर आपकी बैंक की दरें, फिक्स डिपॉजिट की दरें मान लीजिए 10% है, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ एक इंक्लिनेशन होगा कि आप एक अच्छी खासी आय जो है फिक्स डिपॉजिट्स में रखें। लेकिन अगर यही ब्याज की दरें 10% की जगह गिर के 6 या 7% हो जाएं, तो आपका इंक्लिनेशन होगा कि आप फिक्स डिपॉजिट से निकाल के किसी और एसेट क्लास में डालें जहां पे कि आपके रिटर्न्स बेहतर हो सकें। तो इंटरेस्ट रेट्स जब गिरते हैं तो किसी भी निवेशक का इंक्लिनेशन टू इन्वेस्ट इनटू फिक्स डिपॉजिट्स कम होता है और कहीं ना कहीं ये पैसा घूम फिर के थोड़ा सा स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट्स की तरफ जाता है। तो दोनों ही पहलू में इट इज पॉजिटिव बोथ फॉर द इकोनॉमी एंड फॉर द स्टॉक मार्केट्स। और मैं समझता हूं कि ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स के लिए भी ये पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज जैसे ब्याज की दरें कम होंगी यूएस में, लिक्विडिटी सिचुएशन इंप्रूव होगी, तो कुछ पैसा यूएस बाजार से निकल के इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ भी आएगा। जी। ओके, बट देन हाउ अबाउट सम सेक्टर्स? आपको क्या लगता है कि अगर ये रेट कट हुआ तो ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जिन पे इम्पैक्ट हो सकता है, जस्ट एज एन इन्वेस्टर? देखिए ये थोड़ा सा ज्यादा नुआंस हो जाएगा यहाँ पे। तो मेरा मानना यही होगा कि रादर देन सेइंग कि इंटरेस्ट रेट्स गिरने की वजह से किसी एक या दो या तीन सेक्टर्स के लिए बेटर होगा, मेरा मानना है ओवरऑल मार्केट्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि लास्ट 2 साल से और 2.5 साल से विदेशी निवेशकों का निवेश हिंदुस्तान के बाजारों में कम रहा है, फॉरेन फ्लोज कम रहे हैं। उसका एक कारण ये भी रहा है कि जैसा कि आपने बोला, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो थोड़ा इक्विटी मार्केट्स की तरफ रुझान गिरता है। अब जब विपरीत में इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाएंगे तो थोड़ा फॉरेन निवेशक वापस से इमर्जिंग मार्केट्स में और वापस से हिंदुस्तान की तरफ आएंगे। उनके कुछ खुद के फेवरेट सेक्टर्स हैं जो पिछले हमने 10-15 सालों में देखा है, ज्यादा करके फॉरेन निवेशक जो है कंजम्पशन के क्षेत्र में, हेल्थ केयर के क्षेत्र के अंदर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर अपना निवेश ज्यादा रखते हैं कंपेयर टू, आप समझ सकते हैं, एनर्जी क्षेत्र या कमोडिटी क्षेत्र, इसमें उनका इंक्रेशन कम होता है। और उसका एक कारण भी स्पष्ट है, जो ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हिंदुस्तान के कंजम्पशन से और जीडीपी ग्रोथ से एक अच्छा खासा फायदा मिल रहा है, विदेशी निवेशक उन्हीं सेक्टर्स में ज्यादा निवेश करना पसंद करते हैं। जहां तक कमोडिटीज, एनर्जी, इन सब क्षेत्रों की बात आई, आप इंडिया की स्टील कंपनी में इन्वेस्ट करिए या ग्लोबल स्टील कंपनी में इन्वेस्ट करिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली स्टील प्राइसेस जो हैं वो डिटरमिन करते हैं कि आपके निवेश ने और आपके उस कंपनी ने कैसा किया। तो कंजम्पशन से जुड़े क्षेत्र, वो क्षेत्र जो ज्यादा करके डोमेस्टिक कंजम्पशन से जुड़े हैं, मुझे लगता है उनमें शायद थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट रह सकता है। जी। एंड दैट्स मोस्टली बिकॉज वी अज्यूम कि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसकी वजह से जो है वी कुड सी दैट इम्पैक्ट। जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसकी वजह से वी कैन सी बाइंग इन दीज सेक्टर्स। जी। ओके, सो अजय जी, अब थोड़ा स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात करते हैं। आई थिंक ये हम काफ़ी डिस्कस करते हैं स्मॉल कैप के बारे में, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को बहुत पसंद है स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी, प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जो यूटीआई स्मॉल कैप फंड है वो अपने पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स को कैसे पिक करता है, राइट? क्योंकि यू नो व्हेन वी लुक एट दिस फंड, इट हैज़ बिन प्रीटी कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आपका स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी क्या है इस फंड के लिए।
देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्मॉल कैप कंपनीज किनको कहा जाता है। सेबी ने इसकी एक डेफिनेशन भी निकाल दी है। तो सेबी की परिभाषा के हिसाब से हिंदुस्तान की टॉप 100 कंपनीज जो हैं वो लार्ज कैप हैं, 101 से 250 जो कंपनी है वो मिड कैप है, और 250 के बाद 251 नंबर से बाद की जितनी कंपनीज हैं उनको आप स्मॉल कैप समझ सकते हैं। अब जहां तक कि इनके ओवरऑल बिजनेस का सवाल है, देखिए ये बिजनेसेस बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस अमूमन नहीं रहते हैं। स्मॉल कैप के अंदर हम देखते हैं वह बिजनेसेस हैं ज्यादा करके जो शायद कंपनी पिछले 5-10 साल से हैं, अभी उभर के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन बिजनेस अपने आप में बहुत ज्यादा शायद मजबूत नहीं है। अगर अगर अच्छी तरीके से उस बिजनेस को चलाया गया, एग्जीक्यूट किया गया, तो हो सकता है ये कंपनीज आगे जाके मिड कैप और लार्ज कैप बन जाए। लेकिन जहां तक हम मोर्टेलिटी की बात करते हैं, जिससे कि मेरा मायने है कि 10 में से 7 या 8 कंपनीज को कहीं ना कहीं लड़खड़ा के नीचे गिर जाना बजाय के ऊपर की तरफ को बढ़ना, तो ऐसा मोर्टेलिटी की अगर हम डेफिनेशन रखें तो मोर्टेलिटी सबसे ज्यादा स्मॉल कैप क्षेत्र में देखने को मिलती है। जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उनके बिजनेस मॉडल स्थायी हैं, स्थिर हैं, बहुत उनकी मजबूत पकड़ है अपनी इंडस्ट्री पे, वो पिछले 30, 40, 50 सालों से अपने सेक्टर के चैंपियंस हैं। तो ऐसी कंपनीज को मजबूत बने रहने का की प्रोबेबिलिटी कहीं अधिक होती है। स्मॉल कैप क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं मोर्टेलिटी मतलब कंपनीज को लड़खड़ा के गिर जाने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी रहती है। लेकिन जो कंपनी सक्सेसफुल हो पाती हैं, फिर वो बहुत ज्यादा रिटर्न भी निवेशकों को बना के देती हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब स्मॉल से मिड और मिड से लार्ज की तरफ बढ़ती है तो उसके ग्रोथ रेट्स भी बहुत स्ट्रांग रहते हैं। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यही एक इन स्मॉल कैप कंपनीज का आकर्षण है कि अगर इनमें से विनर्स उठा लिए गए तो वो विनर्स आपको बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। Okay. अब इन दिस कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे स्मॉल कैप फंड की एक सिंपल रणनीति है कि देखिए सबसे पहले फोकस करिए ऑन बिजनेसेस जहां पे आपको लगता है कि कोई मजबूत पकड़ उनकी ऑलरेडी नहीं बनी हुई है। बाय एलिमिनेशन प्रोसेस हम इस स्ट्रेटेजी को चलाते हैं। हम कोशिश करते हैं वो बिजनेसेस को एलिमिनेट करना जहां पे कि हमको खुद कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि देखिए ये बिजनेस किसी भी तरीके की उतार चढ़ाव को, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े चाहे घटें, चाहे इन्फ्लेशन बढ़े या घटे, ये अपने आप को कहीं ना कहीं संभाल के रख पाएंगे। और अगर हमें लगता है कि नहीं ये अभी तक इतने मजबूत नहीं हुए हैं तो उनको हम अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखते। तो हमारे स्मॉल कैप फंड की एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि क्वालिटी पे फोकस करिए। वो बिजनेसेस जो हमें लगता है कि बहुत मजबूत रहेंगे, कैसा भी इकोनॉमिक सिनेरियो रहे हिंदुस्तान में या वैश्विक स्तर पे कैसा भी इकोनॉमिक सिनेरियो रहे, वो अपने आप को संभाल पाएंगे, उनकी बैलेंस शीट मजबूत रहेगी। केवल ऐसे कंपनीज को ही हम अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं जी, क्योंकि फोकस है सर्वाइवल। अगर कंपनी सर्वाइव कर पाई तो वो अपने आप ही एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न हमें बना के दे सकती है जी। वंडरफुल। ओके, सो इसी कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करते हुए अजय जी ये बताइए, लेट्स से कि मैंने स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया और अभी तो मेरे स्मॉल कैप में बहुत अच्छे रिटर्न्स आ गए हैं, तो विच मीन्स सडनली मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी स्मॉल कैप हैवी हो गया है। सो डू यू थिंक इट मेक सेंस कि हमें अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना चाहिए? लेट्स से एज एन एग्जांपल, क्या स्मॉल कैप में से थोड़ा निकाल के दूसरे फंड्स में डाल देना चाहिए? डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया या फिर रिटर्न्स बनाए, आई शुड जस्ट कंटिन्यू टू कीप इट? नम्रता जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे खुशी है आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि हम खुद अपने निवेशकों को कई महीनों से, मैं समझता हूँ शायद कम से कम 6 महीने से यही सलाह दे रहे हैं कि देखिए स्मॉल कैप्स के अंदर रिटर्न अच्छा आ चुका है। हम ये नहीं कह रहे कि आप स्मॉल कैप कैटेगरी को सेल आउट करके निकल जाइए, लेकिन हम जरूर ये सलाह दे रहे हैं और अच्छे खासा जोर डाल के ये सलाह दे रहे हैं कि आप प्लीज रीबैलेंस करिए। देखिए रीबैलेंसिंग का भी एक कारण है। हम हमेशा बोलते हैं कि सबसे पहले निवेशक को अपना एसेट एलोकेशन निर्धारित करना चाहिए, जिसका मानना है कि देखिए जिसके मायने हैं कि कितना प्रतिशत आपको इक्विटी में डालना है, कितना प्रतिशत आपको फिक्स्ड इनकम में डालना है। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि देखिए विद इन इक्विटीज अब हमको ये निर्धारित करना चाहिए कि कितना आपको लार्ज कैप में रखना है, कितना मिड कैप में, कितना स्मॉल कैप में, कितना थीमेटिक में, कितना किसी और कैटेगरी में। और एक बार आपने ये निर्धारित कर लिया तो बहुत ही डिसिप्लिन और अनुशासन के साथ आपको इस एलोकेशन में बने रहना है। Okay. बहुत बार ऐसा होता है
कि आपने किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाला, जैसे उदाहरण के तौर पे अभी आपने स्मॉल कैप की बात करी, आपने स्मॉल कैप में डाला, स्मॉल कैप की रिटर्न्स पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़बरदस्त रही हैं। स्मॉल कैप के मुकाबले लार्ज कैप की रिटर्न्स काफ़ी कमज़ोर रही हैं और इसी के चलते आपका पोर्टफोलियो जो है उसके अंदर स्मॉल कैप का एलोकेशन बढ़ गया है। हो सकता है कि भई आपके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आपको केवल 30% स्मॉल कैप में रहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इतना ज़बरदस्त गेन हुआ है, तो ये 30% बढ़ के अपने आप 40% हो चुका है। हम इस ऊपर के 10% के बारे में इस वक़्त चर्चा कर रहे हैं कि हमें ये 10% निकाल के लार्ज कैप के अंदर निवेश करना चाहिए। हम इस रीबैलेंसिंग की बात कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। हम बिल्कुल ये सलाह नहीं दे रहे कि आप स्मॉल कैप एज़ अ कैटेगरी से बाहर निकल जाइए, लेकिन आप अच्छे खासे ज़ोर डाल के ये सलाह दे रहे हैं कि 30 से 40 का जो ये फ़ासला है, उसको आपको वापस से घटाना है। आपको अपने उसी एलोकेशन पे वापस पहुँचना है, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। जी। सो बेसिकली असेट एलोकेशन ज़्यादा ज़रूरी है, इज़ व्हाट यू आर सेइंग। एंड अगर असेट एलोकेशन सही रहेगा तो थोड़ा बहुत रीबैलेंसिंग हमें करते रहना चाहिए, नॉट जस्ट इन स्मॉल कैप्स बट अक्रॉस ऑल फंड्स। जी। ऑलराइट, ओके। ऐसा भी समय आता है कि स्मॉल कैप्स ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है, जैसा कि हमने या 2018 और 19 में देखा था। उसके चलते हो सकता है कि स्मॉल कैप का एलोकेशन जो 30% होना चाहिए था, वो 20% रह गया है। ऐसे समय पे हम बोलते हैं कि देखिए आप अपना एलोकेशन बढ़ाइए, बिकॉज़ पिछले 2-3 साल में रिटर्न्स पुअर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 2-3 साल में भी पुअर रहेंगी। और आज की परिस्थिति में एकदम विपरीत हम देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों में रिटर्न्स मजबूत रही हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा हॉट मार्केट कैप सेक्टर बन चुका है, मार्केट कैप क्षेत्र बन चुका है, जो सारे निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। बट हमें लगता है कि अगले 3 साल में स्मॉल कैप में रिटर्न्स कमज़ोर रहेंगी। जी। okay, okay. So now let me ask you about this question, which is I think another interesting category, क्योंकि आपने बोला था asset allocation करना है, थोड़ा large cap, थोड़ा mid cap, थोड़ा small cap. तो एक जो category होती है which is large and mid caps, and I think अब क्या करते हैं लोग, investors large cap के बजाय they look at large and mid cap as a category. I think ये भी काफी अच्छा कर रही है. So help us understand अजय कि जो large and mid cap as a category है वो कितनी important है एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो, मतलब डू यू थिंक होना चाहिए या अलग से हम लार्ज और मिड कैप्स में एलोकेशन कर सकते हैं? एंड ऑल्सो टेल अस अबाउट यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की, इसमें आप पोर्टफोलियो होल्डिंग्स कैसे एलोकेट करते हैं, कंसिडरिंग इसमें हमने शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखी है, राइट? सो तो पहले आप थोड़ा जी। लार्ज एंड मिड कैप के बारे में बताएं, देन टेल अस अबाउट योर फंड। जी। देखिए लार्ज एंड मिड कैप जैसा कि उसके नाम में ही है, लार्ज एंड मिड कैप इज़ अ कैटेगरी जहाँ पे आप कम से कम 35% लार्ज कैप में निवेश करते हैं और कम से कम 35% मिड कैप में निवेश करते हैं। अमूमन इनके जो पोर्टफोलियोज़ हैं, उनमें हम देखते हैं कि 35 से 40% लार्ज कैप, कम से कम 35 से 40% मिड कैप, 10 से 15% स्मॉल कैप। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये पोर्टफोलियो लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों को लेके टिपिकली आगे चलते हैं। अ, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसके अंदर निवेशकों को तीनों मार्केट कैप के अंदर कुछ ना कुछ निवेश करने को मिलता है। आपको ज़रूर ये मान के चलना है कि क्योंकि मिनिमम 35% है, तो हर समय मिनिमम 35% आपको मिड कैप में ऐसे पोर्टफोलियोज में रहना ही पड़ेगा, बिकॉज़ वो सेबी के रूल्स के हिसाब से निर्धारित है कि कम से कम 35% हर समय रहेगा। जहाँ तक कि हमारे लार्ज एंड मिड फंड का सवाल है, उसकी जैसा कि आपने कहा, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी और ज़बरदस्त रही है। हमारा लार्ज एंड मिड कैप फंड एक वैल्यू फिलॉसफी फॉलो करता है। सरल शब्दों में वैल्यू फिलॉसफी होती है कि किसी भी बिजनेस के लिए आप बहुत ओवर पे ना करें। देखा गया है कि बढ़िया से बढ़िया बिजनेस के अंदर भी कभी ना कभी कुछ ऐसी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट उनको पनिश करता है। और जब स्टॉक मार्केट उनको पनिश करता है, उनकी वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो जाती हैं और उनके अंदर एक वैल्यू देखने को मिलती है। और इसी चीज का मैं कह सकता हूं कि फायदा लार्ज और यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड उठाता है, क्योंकि वैल्यू फिलॉसफी को सामने रखते हुए वो एक तरफ तो ये जांचता और परखता है कि देखिए ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में स्टेबल है या नहीं, और अगर है तो जो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका कोई ना कोई सोल्यूशन आने वाले टाइम में मिल सकता है या नहीं। और अगर इसका जवाब अगर हाँ है, तो ऐसी कंपनीज को हमारा लार्ज एंड मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखता है और
उस समय तक का इंतजार करता है जब कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर हो और उसके चलते उसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर आए। जी। Okay. So you do recommend कि large and mid cap as a category can be in an investor's portfolio instead of large and mid cap separately. Yes. यस। Okay. So now अजय जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगी जो शायद हमने बहुत एपिसोड्स में अभी तक टच अप नहीं किया है, एंड आई थिंक इट्स अ राइट टाइम टू आस्क दिस क्वेश्चन। हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा कोर पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसमें यू हैव लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स एंड मल्टी कैप्स एंड फ्लेक्सी कैप्स, और फिर आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो विद स्मॉल कैप्स एंड सो ऑन। लेकिन आजकल स्मॉल कैप्स भी हमारे कोर पोर्टफोलियो में चला जाते हैं, एंड आई थिंक एक जो कैटेगरी शायद थोड़ा निग्लेक्टेड है या शायद उतना फोकस नहीं है, वाज प्रॉब्ली फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप फंड्स। ऑफ कोर्स अच्छा तरीका होता है डाइवर्सिफाई करने के लिए। सो टेल अस कि ये जो फ्लेक्सी कैप एज अ कैटेगरी होती है, डू यू थिंक ये एक अच्छी कैटेगरी है? क्या ये एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए? एंड देन फ्लेक्सी कैप वर्सेस मल्टी कैप, इन दोनों में से हम कौन सा कैटेगरी कंसिडर कर सकते हैं? जी, देखिए सबसे पहले तो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के अंदर जो डिफरेंस है उसे समझ लेते हैं। मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर आपको कम से कम 25% हर मार्केट कैप बकेट के अंदर निवेश करना है। तो लार्ज कैप में कम से कम 25%, मिड में कम से कम 25% और स्मॉल में कम से कम 25%। तो इन तीनों मार्केट कैप कैटेगरीज में आपको मिनिमम 25% निवेश करना ही करना है। बाकी का जो 25% बचा वो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ज्यादा करके जो देखा गया है वो यही देखा गया है कि देखिए ज्यादा करके मार्केट के अंदर जो मल्टी कैप फंड्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में लार्ज, मिड और स्मॉल में निवेश करते हैं। जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, मैं समझता हूं केवल एक ऐसी सेबी ने जो डिफाइन करी हैं अलग अलग कैटेगरीज, उसमें यही एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन किसी भी तरह का नहीं है अबाउट इन्वेस्टिंग इनटू डिफरेंट मार्केट कैप बकेट्स। अगर आप चाहें आप 90% लार्ज कैप में रख लीजिए, 0% मिड कैप में रख लीजिए और 10% स्मॉल कैप में रख लीजिए। अगर आपको लगता है तो आप 80% स्मॉल कैप में रख लीजिए, लार्ज कैप में 0 रख लीजिए और मिड कैप में 20% रख लीजिए। तो जो नाम में ही आप समझ सकते हैं कि ये सुझाया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी इज द की है। अब फ्लेक्सिबिलिटी का ये मानना नहीं है कि जब हमको लगता है कि हमको स्मॉल कैप्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं तो हम सारा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में शिफ्ट कर देंगे। मैं समझता हूं इसका सबसे जो एक बढ़िया पहलू है वो ये है कि जब भी कोई भी फंड मैनेजर अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने जाता है, उसको ये नहीं सोचना पड़ता कि देखिए हमारे पास लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर अलाउंस बचा है फर्दर निवेश करने का, या फिर हम ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हैं क्योंकि हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है मार्केट कैप की। इस कैटेगरी के अंदर मान लीजिए आज आपको कोई एक बहुत बेहतरीन कंपनी मिली, आपने उसके ऊपर रिसर्च किया और आप बहुत कन्विंस्ड हुए, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि देखिए ये लार्ज है, मिड है, स्मॉल है और क्या मेरे पास इस कंपनी में निवेश करने के लिए एज पर सेबी रिस्ट्रिक्शंस कुछ अलाउंस या हेडरूम बचा है या नहीं। तो सबसे फ्लेक्सिबल कैटेगरी amongst all equity fund categories is the flexi cap category। यहाँ पे फंड मैनेजर के खुद के कन्विक्शन के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ फंड मैनेजर को कोई भी रिस्ट्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए हम समझते हैं कि शायद ये कैटेगरी सबसे ज्यादा एक कोर कैटेगरी है और कंपेयर टू अदर कैटेगरीज यहाँ पे सबसे ज्यादा, जिसको हम अगर मैं अंग्रेजी में बोलना चाहूं, द फंड मैनेजर हैज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ द मोस्ट इन अ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। या सो यू डू बिलीव इट इज अ गुड कैटेगरी फॉर द कोर पोर्टफोलियो, राइट? यस। ओके ओके। सो अभी हम मार्केट वॉलेटिलिटी हमने काफी देखी इन द रीसेंट पास्ट। तो एक जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होता है ना, वो काफी हमेशा डरा हुआ रहता है। कभी डर रहता है, कभी एक्साइटमेंट रहता है, कभी ये लगता है कि फोमो होता है कि शायद मैं मिस आउट तो नहीं कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटी, कभी डर होता है। सो दैट फियर एंड ग्रीड दैट वी ऑलवेज टॉक अबाउट। सो एज एन इन्वेस्टर, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रहा है तो व्हाट इज इट दैट आई शुड डू? आई मीन, हाउ इज इट दैट आई कैन मैनेज दैट मार्केट वॉलेटिलिटी? प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस। देखिए नम्रता जी, मैं आपके निवेशकों को डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के बाजारों में पिछले 8-9 साल में हमने कोई वॉलेटिलिटी अभी तक नहीं देखी है। कोविड टाइम पे जरूर 2.5-3 महीने की एक जबरदस्त वॉलेटिलिटी थी, बट वो बहुत छोटे समय सीमा के लिए थी
और उसके बाद कई बार हमने वोलेटिलिटी के बाउट्स देखे हैं, कई बार वो कुछ एक हफ्तों के लिए रहते हैं, कई बार वो हो सकता है 1 महीने तक रहें। इस चीज़ को वोलेटिलिटी नहीं बोला जाता है। वोलेटाइल टाइम्स होते हैं जब निरंतर कई महीनों तक बाज़ारों के अंदर एक पैनिक वाली फीलिंग रहे, बाज़ारों के अंदर एक करेक्शन का माहौल बना रहे, बाज़ारों के अंदर यू नो एक 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 नेगेटिव फ़ियर कहीं न कहीं बना रहे। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं डराना नहीं चाहता, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा जो पिछले 1-2 महीनों में जो देखा गया है, इसको तो मैं वोलेटिलिटी मानता ही नहीं हूँ। ओके। बट इन्वेस्टर्स को हमेशा वोलेटाइल टाइम्स के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। पिछली बार जब हिंदुस्तान के बाज़ारों में वोलेटाइल टाइम्स सही मायनों में देखे गए थे, वो था सन 2011 और 2012। 2013 के आते-आते हमें स्टेबिलिटी देखने को मिली थी। उससे पहले सन 2001, 2 और 2003 के अंदर अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिली थी। और आपका प्रश्न है कि ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी ऐसे समय हों, सबसे पहली चीज़ अपनी एसआईपी स्टॉप ना करें। एसआईपीज़ का निरंतर बने रहना आवश्यक है और खास करके वोलेटाइल टाइम्स में आवश्यक है। दूसरी चीज़, अगर वाक़ई में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको पैसे की ज़रूरत अगले 1, 2 या 3 सालों में नहीं है, तो ये समय सबसे बेहतरीन समय रहते हैं लंप सम इन्वेस्टमेंट के लिए। एसआईपी को बने रहने दीजिए, उसके ऊपर से लंप सम इन्वेस्ट कीजिए। हमने पिछले 6 से 9 महीनों में अपने इन्वेस्टर्स को ये सलाह दी है कि देखिए, लंप सम इन्वेस्टमेंट इस वक़्त एक अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि बाज़ार एक अच्छे खासे हाई वैल्यूएशन पे हैं, तो आप एसआईपी बने रहने दीजिए, बट लंप सम रोक लीजिए। अगर मार्केट्स वोलेटाइल सही मायनों में होते हैं, हम अपने इन्वेस्टर्स को यही सलाह देंगे और आग्रह करेंगे कि आप लंप सम निवेश वापस चालू करिए। सो वोलेटिलिटी से डरना नहीं है, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। हमेशा याद रखिए, वोलेटाइल टाइम्स में लगाया हुआ पैसा कहीं ज़्यादा मुनाफ़ा देता है कंपेयर्ड टू नॉर्मल टाइम्स में लगाया हुआ पैसा। और गुड टाइम्स में लगाया हुआ पैसा भले ही आपको आज कंफर्ट ज़रूर दे, लेकिन ओवर अ 5 और 10 ईयर पीरियड वो निवेश के मामले में सबसे कम रिटर्न्स जनरेट करता है। जी। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखिए एंड यूज दोज अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग वॉलेटाइल टाइम्स। या एब्सोल्युटली। Okay, जी। so now let me ask you, Ajay ji, about sectoral and thematic funds, क्योंकि our investors love it. बहुत सारे हमने काफ़ी इन्फ्लोज देखे हैं सेक्टरल फंड्स में, थीमेटिक फंड्स में, एंड यू नो देयर इज आल्सो बिलीफ दैट अगर हम सेक्टरल फंड्स में या थीमेटिक फंड्स में एसआईपीज करते हैं तो हम टू सम एक्सटेंट अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि इज दैट अ गुड स्ट्रैटेजी कि हम थीमेटिक फंड्स में एसआईपीज करें, और डू यू थिंक हम थोड़ा मार्केट टाइमिंग करके जब मार्केट थोड़ा नीचे हो, अपॉर्चुनिटी अच्छी हो तो लमसम इन्वेस्ट करें, तो दैट विल बी बेटर? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, एसआईपी तो एक ऐसा ज़रिया है बाज़ारों में निवेश करने के लिए कि मैं कहता हूँ, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, वो हमेशा एक सबसे बढ़िया विकल्प है। भले ही वो थीमेटिक फंड्स हों, भले ही वो सेक्टोरल हों, लार्ज कैप हों, फ्लेक्सी कैप हों, किसी भी कैटेगरी के अंदर एसआईपी से ज़्यादा बढ़िया कोई, मैं समझता हूँ, कोई तरीका नहीं है बाज़ारों में निवेश करने के लिए। तो वो तो आप मैं समझता हूँ कि उसका तो उत्तर हमेशा हर बार यही रहेगा कि जी बिल्कुल, एसआईपीज़ आर द बेस्ट वे। Yeah. जहाँ तक लंप सम की बात आती है, मैंने आपके पिछले प्रश्न के जवाब में यही बोला था कि जब भी कोई पर्टिकुलर चीज़ अच्छा ना कर रही हो और उसमें रिटर्न्स अच्छी ना हो और बहुत वोलेटाइल हो, वो अमूमन अच्छा टाइम होता है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में या उस पर्टिकुलर एसेट क्लास में लंप सम निवेश करने का। अगर कोई ऐसा सेक्टोरल फंड है जो इस वक़्त अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, पिछले 2-1 साल में उसका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बढ़िया एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे आपको लंप सम इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसा थीमेटिक फंड है जिसने पिछले 2-3 साल में बहुत बेहतरीन किया है और वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, तो हमारी सलाह फिर से वही रहेगी, एसआईपी कीजिए, लंप सम रहने दीजिए। तो येस, एज़ अ कैटेगरी मैं समझता हूँ थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स एक सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट्स की तरह हैं। आपको निर्धारित करना पड़ेगा अपने सलाहकारों के साथ बैठ के कि आपको थीमेटिक्स और सेक्टोरल फंड में 10% ओवरऑल निवेश करना है या 15 करना है या 20 करना है। ज़रूर याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कैटेगरी रहती है हमेशा। इसमें उतार-चढ़ाव कहीं ज़्यादा होते हैं कंपेयर्ड टू सम ऑफ द अदर कैटेगरीज़ जो हमने आज डिस्कस करी हैं। Sure. और कई बार
कोई सेक्टर अगर मान लीजिए आउट ऑफ फेवर जाता है तो कई सालों तक भी वो आउट ऑफ फेवर रह सकता है, 2 से 3 साल तक भी आउट ऑफ फेवर रह सकता है। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन ऑल सेक्टर्स एंड थीमेटिक्स को आप जो है 15 से 20% के दायरे के अंदर ही रखिए। जी। सो आई मीन वी ऑल अंडरस्टैंड, आई थिंक कि रिस्क अगर हम देखें तो थीमेटिक फंड्स में सबसे ज़्यादा रहता है, एंड आई थिंक एवरी इन्वेस्टर शुड अंडरस्टैंड दैट कि आप इन्वेस्ट करिए, लेकिन लाइक यू राइटली सेड, मैक्सिमम 15 से 20%, नॉट अ ह्यूज पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. And since we're talking about SIPs and lump sum, just another add-on question, ऐसा क्यों होता है कि हम देखते हैं कि कुछ फंड्स में, certain funds, वो लमसम इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, तो ऐसा व्हाई डू वी सी दिस? एक्चुअली नम्रता जी, ये एक बहुत बढ़िया एक ट्रेंड चला है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर, और इसके अंदर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा इंडस्ट्री को ही। क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि फंड मैनेजर या फंड हाउस ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन हमारे पास निवेश के जो विकल्प हैं वो कम होते जा रहे हैं। और हो सकता है कि फंड मैनेजर की ये राय हो कि देखिए इस पर्टिकुलर फंड में अपॉर्चुनिटीज कम है, और अगर हैं भी तो अट्रैक्टिवनेस बहुत कम हो चुकी है। ज्यादा करके देखा गया है कि जो कैटेगरी पिछले साल 2 साल में बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रही होती है, उसी में सबसे ज्यादा निवेश आता है। और एक समय हमेशा ऐसा आता है जहां पे आपको ऐसा लगता है कि देखिए फ्यूचर में अगले 2-3 सालों में हो सकता है कि हमारी रिटर्न्स मजबूत ना रहें। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए और सामने रखते हुए बहुत म्यूचुअल फंड हाउसेस बोलते हैं कि देखिए हम फिलहाल लमसम इन्वेस्टमेंट बंद कर रहे हैं। एसआईपीज आप करना चाहते हैं करते रहिए, बट बिग टिकट लमसम इन्वेस्टमेंट इस वक्त हम रोक रहे हैं। बहुत म्यूचुअल फंड हाउसेस ने ऐसा किया है, और समय के साथ साथ जैसे मार्केट कूल ऑफ होती है, जैसे वो पर्टिकुलर कैटेगरी कूल ऑफ होती है, हमने देखा है कि वापस से लमसम इन्वेस्टमेंट रीस्टार्ट भी हो जाती है। तो अ, ये एक तरीके से एक स्टेप लिया जाता है निवेशकों के हित में। निवेशक ज्यादा करके अपने भोलेपन में पिछले साल 2 साल के रिटर्न को देख के बोलते हैं कि देखिए हमें इसमें निवेश बढ़ाना है, बट वो कभी भी एक अच्छी रणनीति नहीं होती। फंड हाउसेस को और म्यूचुअल फंड्स को कहीं ना कहीं ये आभास रहता है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी बहुत ज्यादा ओवर हीटेड हो चुकी है, और हमें यहाँ पे थोड़ा संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। जी। ओके, ओके। सो अजय जी, हमने थोड़ा ना पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के बारे में भी बात करी थी इन द प्रीवियस क्वेश्चन, एंड आपने ये बताया था कि आइडियली पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए अगर आपने एलोकेशन डिसाइड किया हुआ है इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी। तो प्लीज हेल्प अस अजय जी अंडरस्टैंड कि हम वो इफेक्टिवली पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं, बिकॉज आई एम श्योर इट्स नॉट इजी कि टैक्स इम्प्लीकेशंस भी रहते हैं लॉट ऑफ टाइम। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि इफेक्टिवली हम पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं? देखिए टैक्स से बचने का इसमें तरीका एक्चुअली नहीं है नम्रता जी, लेकिन मैं पहले आपके टैक्स के प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। देखिए कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा रैशनली सोचना है। क्या 15% टैक्स बचाना ज्यादा जरूरी है, या फिर आपके एंड द टैक्स इज ओनली ऑन द गेन, 15% ऑन द गेन वो बचाना ज्यादा जरूरी है? एक कुछ आंकड़ों के साथ हम इस इक्वेशन को समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए कहीं लगाए, और आपके 100 रुपए बढ़ के वो 150 रुपए हो चुके हैं। इस 50 रुपए के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लग रहा है, मान लीजिए 12%। 12% 50 रुपए पे हुआ मान लीजिए 6 रुपए। आपको ये 6 रुपए बचाना ज्यादा जरूरी है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि देखिए स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी ओवर हीटेड है, यहाँ पे 10-15% करेक्शन आना स्वाभाविक है। अगर करेक्शन नहीं भी आता है तो अगले 2 सालों में ये कैटेगरी कम से कम 15-20% अंडर परफॉर्म कर सकती है टू लार्ज कैप कैटेगरी, तो क्या ज्यादा इन्वेस्टर के लिए जरूरी है? अगर आप मैथ्स करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए हम जो टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं छोटा अमाउंट है कंपेयर टू जो हम ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। तो टैक्स को अगर आपको सामने रखना है तो आपको उसके साथ में ये भी कंपेयर करना है कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है इस टैक्स को बचाने की। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा ज्यादा रहती है, जैसा कि हमने कहा। मान लीजिए आपके स्मॉल कैप का निवेश बढ़ के 150 रुपए हो चुका है, मान लीजिए स्मॉल कैप 20% अंडर परफॉर्म करता है कंपेयर टू लार्ज कैप, तो 150 रुपए का 20% होता है 30 रुपए।
compared to that we had calculated tax to be only 6 rupees. तो ये तो रहा पहली चीज। दूसरी चीज आपने बोला हमें किस तरीके से रीबैलेंस करना है, हमें वापस से अपने एसेट एलोकेशन को सामने रखना है। हमारे एसेट एलोकेशन के अंदर हमने क्या डिसाइड किया था कि लार्ज कैप्स में हमें कितना प्रतिशत रखना है और मिड में कितना और स्मॉल में कितना, उसको सामने रखते हुए हमें रीबैलेंस करना है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि देखिए अगर आपको 30% स्मॉल कैप में रखना था और 30 से बढ़ के वो 32 हो गया है तो आप तुरंत रीबैलेंस करिए, लेकिन अगर वो 30 से बढ़ के 35 और सर्टेनली अगर वो 30 से बढ़ के 40 हो गया है तो फिर आपको जरूर रीबैलेंस करना चाहिए। 2-3% के दायरे में आप अगर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते तो वो ठीक है, लेकिन जहां पे भी कोई चीज 5% और उसके ऊपर बढ़ जाती है आपको जरूर एक्शन लेना चाहिए। जी ओके ओके। एंड ऑब्वियसली रीबैलेंस। एक लास्ट चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, सॉरी टू कट यू, एक लास्ट चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा। देखिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के बीच में एक फर्क बन चुका है 12% और 20%। तो अगर आपको लगता है कि देखिए 10-15 दिन में आप शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म के अंदर होने वाले हैं, आप जरूर उतना समय रुक सकते हैं। तो वो आपको जरूर एक चीज है जो आप ध्यान में रख सकते हैं, बट टू अवॉइड टैक्स नॉट डूइंग रीबैलेंसिंग मुझे लगता है गलत रणनीति है। जी ओके। बट देन अगेन जब हम रीबैलेंस भी करते हैं तो हम जिस फंड से निकाल रहे हैं इट शुड आइडियली बी इन्वेस्टेड इन अ फंड जिसमें थोड़ा एलोकेशन शायद कम है एट दिस पॉइंट। जी जी जरूर। ओके। सो नाउ अजय जी, ये सवाल ना हमें बहुत सारे निवेशक पूछते हैं। यू नो आई टॉक टू सो मेनी इन्वेस्टर्स ऑन अ डेली बेसिस, एंड फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना वो आज के टाइम में हर कोई चाहता है, राइट? एंड व्हेन आई से फाइनेंशियल फ्रीडम आई बेसिकली मीन अर्ली रिटायरमेंट एंड अर्ली रीचिंग दैट स्टेज अर्ली। हम नहीं चाहते हैं कि हम 60-65 तक फाइनेंशियल फ्रीडम की का वेट करें। तो म्यूचुअल फंड्स हमें फाइनेंशियल फ्रीडम पहुंचने में कैसे हमारी मदद कर सकते हैं? जी देखिए म्यूचुअल फंड सबसे मैं कह सकता हूं सरल और सस्ता विकल्प है फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का। निवेश सब कर सकते हैं, लेकिन क्या सबके पास उतना समय है कि वो अपनी रिसर्च करके निवेश कर पाएं, पोर्टफोलियो बना पाएं? मैं समझता हूं कि आजकल के दौर में हर आदमी अपने ही प्रोफेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व और एब्जॉर्ब्ड है, और कहीं ना कहीं समय सबके पास कम है एक अच्छी रिसर्च करके निवेश करने का। और इसीलिए म्यूचुअल फंड एक बहुत बढ़िया विकल्प है। जहां तक म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियोज का सवाल है, मैं समझता हूं अगेन ये एक ऐसा एक प्रोडक्ट है जहां पे एक्सपेंस रेशियो सबसे कम रहते हैं। सेबी की अच्छी खासी एक बहुत जबरदस्त पकड़ है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर, तो बहुत सेफ भी है ये इंडस्ट्री। आपका पैसा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर सेफ है। तो इन सब फैक्टर्स को सामने रखते हुए अगर आप नियमित रूप से स्टार्टिंग फ्रॉम एन अर्ली एज निवेश करते चलेंगे तो जरूर आपको 60 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उससे पहले भी हो सकता है कि आप अपने गोल्स को रीच कर पाएं, लेकिन इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आपको नियमित रूप से अनुशासन के साथ हर माह हर महीने आपको निवेश करते रहना है। जी सो बेसिकली एसआईपी करिए, शुरुआत से करिए। सो जैसे बहुत सारे हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं जो अभी शुरू कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी। सो मे बी द सूनर यू स्टार्ट, एज यू राइटली सेड, उतना बेटर रहेगा एसआईपीज के थ्रू। आपने बोला कि ऐसे भी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो थोड़े सस्ते होते हैं, बेसिकली जिनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। सो कमिंग टू दैट कैटेगरी जो बहुत फेमस है, इंडेक्स फंड्स। आई सीन कि काफी इन्वेस्टर्स इंडेक्स फंड्स में सिर्फ इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कम होता है, राइट? और ये एक पैरामीटर है जो काफी इन्वेस्टर्स देखते हैं व्हाइल दे आर इन्वेस्टिंग। तो जब हम एक इंडेक्स फंड सिलेक्ट कर रहे हैं, डू यू थिंक हमें ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड सिलेक्ट करने चाहिए, और वी कुड लुक एट अ स्लाइटली नैरो इंडेक्स फंड एज वेल? अगेन ये चीज नम्रता जी आपके एसेट एलोकेशन और आपके खुद के यूनिक सर्कमस्टेंसेस को देख के ही निर्धारित करनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप 65-70 साल के बुजुर्ग हैं, आपके पास ऑलरेडी एक अच्छी खासी पूंजी है, अब आपको उस पूंजी से केवल अपने अगले 15-20 साल निकालने हैं, मैं कहता हूं कि आपके लिए लार्ज कैप्स एक सबसे एक जरूरी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो होने चाहिए। और अगर आप लार्ज कैप्स की बात करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम निफ्टी इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं या सेंसेक्स की बात कर रहे हैं।
और अगर मान लीजिए आप एक ऐसे निवेशक हैं जिसके पास इस वक्त बहुत समय है, मान लीजिए कि आपकी उम्र केवल 25-30 साल है, आपने अभी निवेश करना शुरू किया है, आप आने वाले 20-30 सालों में कई मार्केट साइकिल्स विथस्टैंड कर सकते हैं, तो आपको ब्रॉडर इंडेक्स फंड्स के अंदर निवेश करना चाहिए, क्योंकि ब्रॉडर इंडेक्स फंड्स में कहीं ना कहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 और थोड़े मिड कैप्स भी रहेंगे जो ज्यादा वोलेटाइल रह सकते हैं। तो जैसा कि हमने बोला था कि देखिए, इंडेक्स फंड्स तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक्टिव फंड्स के मुकाबले एक विकल्प है निवेश करने का। बट जो ब्रॉड रूल्स हैं, लार्ज में कितना, मिड में कितना, स्मॉल में कितना, वो इंडेक्स फंड्स पे भी उतने ही लागू हैं जितने की एक्टिव फंड्स के ऊपर लागू हैं। तो सबसे पहले निर्धारित करिए लार्ज, मिड और स्मॉल का प्रोपोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप ये लीजिए कि देखिए, अच्छा अब मैंने निर्धारित कर लिया, अब मैं एक्टिव फंड्स में जाना चाहता हूं या इंडेक्स फंड्स में जाना चाहता हूं। तो मेरे हिसाब से आपको अप्रोच इसी क्रम से करना पड़ेगा। ओके, बट अगर हम लार्ज कैप फंड्स, एक्टिव फंड्स की परफॉर्मेंस देखें, वीव सीन कि काफी अल्फा जनरेट नहीं हुआ है इन द रीसेंट पास्ट। सो डू यू थिंक एक लार्ज कैप फंड को हम एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड से रिप्लेस कर सकते हैं? डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि एटलीस्ट एक्सपेंस रेशियो तो कम है, उसमें हमें एनीवेज अल्फा जनरेट नहीं हो रहा है? डू यू थिंक दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी, या फिर वी स्टिक टू एन एक्टिव लार्ज कैप फंड एंड सम एलोकेशन इन एन इंडेक्स फंड? देखिए, आपका सवाल एकदम और ऑब्जर्वेशन भी बिल्कुल सही है, लेकिन नम्रता जी याद रखिए, जब भी एक मार्केट रैली बहुत जबरदस्त तरीके से हुई होती है, ऐसे समय में अल्फा जनरेट करना हमेशा मुश्किल होता है, भले ही वो लार्ज हो चाहे मिड हो। जब मार्केट्स कहीं ना कहीं कूल ऑफ होते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, ऐसे समय पे ही एक्टिव फंड्स जो है अपना अल्फा बेटर जनरेट कर पाते हैं। और पिछले 10-20 सालों में भी ये देखा गया है, हिंदुस्तान के बाजारों में भी, ग्लोबल बाजारों में भी, कि कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेटिंग मार्केट में, एक साइडवेज मार्केट में, या फिर एक मार्केट जो बहुत रेड हॉट नहीं है, वहां पे अल्फा जनरेशन बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। सो लास्ट 2 साल में मार्केट बहुत मजबूत रहे हैं, उसके चलते लार्ज कैप फंड्स को अच्छी खासी एक दिक्कत आई है आउट परफॉर्म करने में। बट मैं ये नहीं समझता कि आने वाले 3 या 5 सालों में भी यही एक ट्रेंड रहेगा। तो मेरा जवाब यही होगा कि देखिए, आप थोड़ा निवेश जरूर इंडेक्स फंड्स में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना एक बड़ा पोर्शन निवेश इंडेक्स फंड्स में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ये भी समझा लीजिए कि यू विल परफॉर्म इन लाइन विद द मार्केट। आप मार्केट को आउट परफॉर्म करने के जितने भी दरवाजे हैं वो बंद कर रहे हैं। इंडेक्स फंड अपने आप में एक बहुत अच्छी रणनीति है, मैं बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं और बिल्कुल इसको नकार नहीं रहा हूं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं कि फॉरेन इन्वेस्टर जो अधिक से अधिक इंडेक्स फंड्स में डाल रहा है, उसको ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम अब मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और हम वो सारे विकल्प बंद करते जा रहे हैं। जी, तो एक बैलेंस रख सकते हैं आप। हो सकता है कि आप थोड़ा प्रोपोर्शन इंडेक्स फंड्स में डाल दीजिए, थोड़ा एक्टिव फंड्स में डाल दीजिए। जी, so it's not about index fund or maybe a large cap fund, it should be a combination of the two which should help. जी, okay, जी। तो अजय जी, कुछ ऐसे थंब रूल्स होंगे जो आप हमें बता पाएंगे? आई नो हमने पिछले आधे पौने घंटे में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, हमने बहुत सारे कैटेगरीज डिस्कस करी हैं, वी स्पोकन अबाउट रीबैलेंसिंग, वी स्पोकन अबाउट लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स। तो कुछ ऐसे 3 या 4 थंब रूल्स रहेंगे जो आप हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को बता सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा थंब रूल है, रादर देन टाइमिंग द मार्केट, इट इज द टाइम इन द मार्केट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैं समझता हूँ आपके शो पे बहुत लोगों ने बोला होगा, और ये सबसे जरूरी चीज है। इसको हम जितनी बार दोहराएंगे और उस जितनी बार इसको सामने रखेंगे, उतना ही ज्यादा मैं समझता हूँ इन्वेस्टर्स के ऊपर एक प्रभाव पड़ सकता है। मार्केट टाइमिंग को आपको कहीं ना कहीं नकारना है, मार्केट टाइम के बारे में आपको चर्चा नहीं करनी है। आपको केवल ये निर्धारित करना है कि भाई मैं कितने समय तक मार्केट में बना रह सकता हूँ, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए, जब आप मार्केट में बने रहना चाहते हैं, सबसे बढ़िया जो एक जरिया है मार्केट में निवेश करने का, वो एसआईपी ही है। क्योंकि वो आपको हेल्प करता है मार्केट टाइमिंग आपके जहन से बाहर निकालने के लिए। वो एक डिसिप्लिन आपके अंदर लाता है कि देखिए, कैसा भी बाजार का रुख हो, कैसा भी न्यूज में या फिर
फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में सुनने को मिल रहा हो, मुझे बने रहना है। तो एसआईपी अपने आप में एक आपको एक स्थिरता देता है और आपको एक अनुशासित तरीके से निवेशक बनाए रखता है। तीसरी चीज जो हम कम चर्चा करते हैं लेकिन अब धीरे धीरे इसके बारे में भी चर्चा बढ़ती जा रही है, वो है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जिस तरीके से आप निवेश करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, अगर आपको किसी पूंजी की जरूरत है, मान लीजिए आपको पूंजी की जरूरत पड़ेगी जब आपकी उम्र 50 साल है और आपके बच्चे की उम्र 17-18 साल है और उसकी एजुकेशन के लिए आपको पूंजी चाहिए। आपको 50वें साल तक इंतजार नहीं करना है। आपको ये पूंजी उससे करीबन 12 से 18 महीने पहले धीरे धीरे निकालनी शुरू करनी है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए सन 2020 में आपको जरूरत पड़नी थी इस पूंजी की, आपने इंतजार किया होता सन 2020 का, और वहां कोरोना और पेंडेमिक के चलते बाजार 30% नीचे गिर गए होते, तो आपका एक अच्छा खासा नुकसान हो जाता। सो देयरफॉर हम हमेशा ये बोलते हैं कि लास्ट डे तक इंतजार मत करिए। मार्केट्स का जो एक स्वभाव है वो हमेशा वोलेटाइल रहने का स्वभाव है, तो आप अपना निवेश धीरे धीरे बाहर निकाल। सो ये मैं समझ सकता हूँ एक तीसरा रूल है। चौथा रूल हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, तो मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहता। वो ये है, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान एसेट एलोकेशन के बिना शुरू हो ही नहीं सकता। आपको उसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपको एसेट एलोकेशन रखनी है। जी। Wow. Okay. So just one last question, अजय जी, ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन। क्योंकि आप ये हम हर किसी से पूछते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आपकी जो गलतियां हैं, आपकी जो लर्निंग्स हैं, अगर वो आप हम सबको पास ऑन कर पाए तो शायद हम वो गलतियां ना रिपीट करें। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट आर सम ऑफ द मिस्टेक्स एंड योर लर्निंग्स फ्रॉम दोज मिस्टेक्स दैट यू वुड वांट टू पास ऑन टू अस। देखिए, मैं 3-4 नहीं बोलूंगा, मैं एक ही बोलूंगा, और मुझे लगता है अगर हम उस एक चीज के ऊपर बहुत ध्यान बनाए रखें तो शायद बहुत सारी चीजें सुलझ के आ जाती हैं। और वो ये है, और ये भी चीज मैंने अपने खुद के अनुभव से सीखी, और साथ में वॉरेन बफेट जो मैं कह सकता हूं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट इन्वेस्टर्स रहे हैं पिछले 50 सालों में, उन्होंने भी ये कई बार ये कहा है कि देखिए, बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग मत करिए। reduce the decision making in your investments. You should not be occupied with कि मैं आज क्या बेचूं, आज क्या खरीदूं, मैं इसको कैसे चेंज करूं, कौन सा फंड है जो बेस्ट परफॉर्मिंग है, कौन से फंड से मैं निकल जाऊं क्योंकि वो अंडर परफॉर्मिंग है और बेस्ट परफॉर्मिंग में घुस जाऊं। डिसीजन पॉइंट्स कम करने हैं आपको। बहुत ज्यादा धीरज और धैर्य के साथ काम करना है आपको। अपने आप को एक लंबा टाइम देना है किसी भी निवेश में। बहुत बार ऐसा होता है कि या तो आप कोई बहुत बढ़िया म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या बहुत बढ़िया कंपनी खरीदते हैं, लेकिन उसके 3-6 महीने बाद आप देखते हैं कि उसने अंडर परफॉर्म करना शुरू किया है। अंडर परफॉर्मेंस का सिलसिला साल, 1.5 साल, 2 साल तक जारी रहता है। दूसरे साल के बाद आप अपना पेशेंस खोते हैं, आप बाहर निकल आते हैं और आप देखते हैं कि आपने एक तरीके से उसको पीक पे इन्वेस्ट किया और बॉटम पे उससे बाहर आप निकल के आए। और ये बहुत कॉमन चीज है, और उसका कारण यही है कि आप केवल रिटर्न्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको किसी भी चीज को फंडामेंटल रूप से एनालिसिस उसका करना है। आपको स्टॉक प्राइस से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको इन्फ्लुएंस होना है उसके बिजनेस पोटेंशियल से। और जैसा कि मैंने कहा, आपको हमेशा अपने सामने एक चीज रखनी है कि देखिए, यू हैव टू रिड्यूस द एक्टिविटी। एक अंग्रेजी में एक कहावत है, मार्केट इज डिजाइंड टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम द एक्टिव इन्वेस्टर टू द पेशेंट इन्वेस्टर। पेशेंट, धीरज, धैर्य, इसका मार्केट में एक अच्छा खासा अभाव है। आप अगर पेशेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं तो मैं समझता हूँ आप अपने लिए बहुत बढ़िया एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जी। एंड आई थिंक ये पॉइंट हम जितना भी बोले उतना कम है, दैट पेशेंस इज द की व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज। यू आर राइट। ओके जी। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन अजय जी, कोई बुक रिकमेंडेशंस हमारे व्यूअर्स के लिए जिससे आपको लगता है कि उनको शायद बहुत कुछ सीखने के लिए मिले? देखिए, मैं इसमें 2 चीजें रखना चाहूंगा। मैं खुद बहुत प्रभावित रहा हूँ वॉरेन बफेट से। वो अपने न्यूज़लेटर, उनके ऊपर कई किताबें लिखी गई, या तो आप उनकी किताब पढ़ सकते हैं, अदरवाइज वो बहुत सरल भाषा में अपने न्यूज़लेटर्स लिखते हैं। उनके सारे न्यूज़लेटर्स उनकी वेबसाइट पे हैं, सन 70 के दशक से लेके आज तक। आप वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको एक बढ़िया किताब पढ़नी है तो मैंने जो बहुत शुरुआत में, जब मैंने 25 साल पहले यूटीआई ज्वाइन किया था, तो एक किताब थी बाय पीटर लिंच, बीटिंग द स्ट्रीट। बहुत सरल किताब है। पीटर लिंच अपने जमाने के 80 के दशक के सबसे ज्यादा चर्चित फंड मैनेजर रहे थे,
और बहुत बेहतरीन उनका प्रदर्शन भी रहा था। तो उन्होंने बहुत सरल शब्दों में वो किताब लिखी थी, आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए, किताबें तो बहुत हैं नम्रता जी, मैं कहता हूँ कि जितना पढ़ लीजिए उतना कम है, लेकिन अल्टीमेटली मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये सारा ज्ञान बटोरने के बाद अगर आप में पेशेंस नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं ये सारे ज्ञान को आप समझ सकते हैं कि वो व्यर्थ है। पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है जी। Sure. Wonderful. Thank you, Ajay ji. I think it was a wonderful conversation, and I'm sure मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे. So I'm sure even our viewers have learned a lot from you. So thank you so much for your time again. And we do hope कि हम आपको दोबारा कुछ और interesting questions के साथ लेके आएं. But thank you so much for your time today. Thank you. Thank you. Thanks a lot, Namrata. Thank you. Thank you. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Ajay. I'm sure आप सबको ये episode बहुत अच्छा लगा होगा, and I'm sure you guys are truly waiting for our next episode. तो जल्दी से जो भी इस episode में हमने points discuss की, वो मैं आपके लिए summarize कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर अजय से पूछा कि जो यूटीआई का स्मॉल कैप फंड है, उसके पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है. तो मिस्टर अजय बोलते हैं कि जनरली जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो ऐसी कंपनीज होती हैं जो लार्ज कैप या मिड कैप के कंपैरिजन में उतनी ज़्यादा रेजिलिएंट नहीं होती हैं. इन कंपनीज का जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है. लेकिन ऑफकोर्स ऐसी भी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं जो अच्छा करती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो जो यूटीआई स्मॉल कैप फंड है वो ऐसे क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स को पिक करते हैं जो अलग अलग इकोनॉमिक सिनारियोज को सर्वाइव कर पाए. तो ही सेज फोकस सर्वाइवल के ऊपर है, और अगर ये कंपनीज अच्छा करेंगी देन दे कैन आल्सो गिव गुड रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फिर हमने मिस्टर अजय के साथ यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया. एंड मिस्टर अजय सेज कि जो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स होते हैं बाय मैंडेट उनको 35% ऑफ द एसेट्स लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है और 35% ऑफ द एसेट्स मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है. तो बेसिकली ये जो एक फंड होता है ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा एलोकेशन दे पाता है. तो जो यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड है वो एक वैल्यू फिलॉसफी को फॉलो करता है. ही सेज कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो अच्छी हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट उनको पनिश कर रहा है. तो यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढता है और ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो जिनका प्राइस अभी कम है, सो दैट दी स्टॉक्स कैन जनरेट रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फिर हमने मिस्टर अजय से पूछा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को मार्केट वॉलेटिलिटी के समय क्या करना चाहिए. सो मिस्टर अजय सेज कि अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट में हमने रियल वॉलेटिलिटी बहुत समय से नहीं देखी है. अगर हम कोविड पैंडेमिक के टाइम का भी मार्केट क्रैश देखें तो वो बहुत शॉर्ट टर्म था. जो हमने रियल वॉलेटिलिटी लास्ट देखी थी दैट वाज इन 2011-2012 पीरियड. तो ही सेज कि जब वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में तो सबसे पहले तो अपनी एसआईपीज को बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए. ही सेज कि आइडियली थोड़ा लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ड्यूरिंग मार्केट वॉलेटिलिटी, क्योंकि जो पैसा आप इक्विटी फंड्स में वॉलेटिलिटी के समय लगाते हैं दैट कैन गिव यू वेरी हाई रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फिर हमने मिस्टर अजय के साथ थोड़ा सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स के बारे में डिस्कस किया. एंड हमने ये भी पूछा कि अगर इन फंड्स में हम एसआईपी के तरीके से इन्वेस्ट करते हैं सो वुड दैट बी अ बेटर अप्रोच. तो मिस्टर अजय सेज कि एसआईपी बहुत अच्छी अप्रोच मानी जाती है फॉर एनी इक्विटी फंड. ही सेज कि अगर कोई एक सेक्टर या कोई थीम पिछले 2 या 3 साल से अच्छा नहीं कर रहा है तब आप उसमें लमसम के तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर कोई सेक्टर अच्छा कर रहा है तब उसमें आप एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं. ही सेज कि कोई भी सेक्टर जो है 2 या 3 साल तक भी आउट ऑफ फ्लेवर रह सकता है. तो आइडियली ऐसे फंड्स को चेज नहीं करना चाहिए और उनको आप अपना सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं. फिर हमने मिस्टर अजय से पूछा कि क्या म्यूचुअल फंड्स हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में मदद कर सकते हैं. एंड मिस्टर अजय सेज कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो बहुत ही सस्ता और सिंपल तरीका होता है टू अटेन फाइनेंशियल फ्रीडम. ही सेज कि जो म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो होते हैं वो जनरली सबसे कम होते हैं कंपेयर टू ऑल द अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल. तो इसीलिए अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जल्दी निवेश करना शुरू करेंगे तो आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम भी जल्दी पा पाएंगे. अंत में हमने मिस्टर अजय से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टिंग. एंड मिस्टर अजय सेज कि सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा समय स्टॉक मार्केट में बिताना चाहिए. एंड ही सेज कि जो एसआईपीज होते हैं वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है इफ़ यू डोंट वांट टू टाइम द स्टॉक मार्केट. ही ऑल्सो सेज कि एसेट एलोकेशन मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि एसेट एलोकेशन हमारे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है जब स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होती है. He also says कि कभी hasty decisions नहीं लेने चाहिए and you should stay invested for the long run.
अंत में वो बोलते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वो डिज़ाइन ही इसीलिए की गई है टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम एन एक्टिव इन्वेस्टर टू अ पेशेंट इन्वेस्टर. So that was about it in this particular episode. I do hope you guys had some amazing, wonderful learnings. So thank you so much for watching. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, and I'll see you next week. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.